किसी ने एक मैसेज दिया है, किसी ने दूसरे ने दूसरी दी। पाकिस्तान का कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने दरमियान में ये बात कही है कि 1967 के बॉर्डर्स पे वापस जाना पड़ेगा। यानी 67 के बॉर्डर्स का मतलब ये है कि गोलान की पहाड़ियों का इशू दो मुल्कों ने उठाया है। गोलान की पहाड़ियों पे एक है ना कि वो यहाँ पे अमन फौज बैठी हुई है, और ये दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, ये 74 वाला फार्मूला नहीं, 74 में था ना कि वो तय हो गया था कि जहाँ पर आ गए तो बीच में वो बफर जोन बन जाएगा और आगे गोलान की पहाड़ियाँ। दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 67 के बॉर्डर पे ही वापस जाना पड़ेगा। और वो दो मुल्क कौन से हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो कल बात की है वहां पे, जो एक नुक्ता मिस, जो जिसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, पाकिस्तान ने ये कहा है कि 1967 के बॉर्डर पे जाना होगा। सीरिया ने नहीं कहा, अरब ममालिक ने, कि पाकिस्तान की और बांग्लादेश की तरफ से मुतालबा हुआ है। 1967 के पाकिस्तान के गोलान पहाड़ी, तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा हमें सारा, पाकिस्तान दरमियान में कह रहा है कि गोलान की पहाड़ियां 67। और कौन? डॉक्टर यूनुस जी 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 जी। अच्छा, वो कर रहे हैं मुज़ाकरात हो रहा, पाकिस्तान ने आगे से नहीं। 67 की पाकिस्तान 67 की जंग में फलस्तीनियों के साथ था। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ था। ये 67 में भी और 73 में भी पाकिस्तान के पायलट्स, तो ये पाकिस्तान का स्टांस था वहां पे। अच्छा, 12 अब जनाब आ जाएं कि ये मैसेज चला गया इसको नेतन्याहू को। अब नेतन्याहू ने मिलना है जनाब ट्रंप से, और जनाब ट्रंप उसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान सीने पे वो कहते हैं ना, वो क्या होते हैं, जख्मों से कोई चूर चूर आदमी हो, ये वो आदमी जो ग्रेटर इसराइल बनाना था जी, जिसने मस्जिद अक्सा को शहीद करके और फिर वहां पे थर्ड टेंपल बनाना था। और ये जब प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे थे, और एक ज़माने में तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इसने कायल भी कर दिया था कि आप ही किंग हैं। हमारे पता नहीं वो कल के वो पढ़ेंगे नहीं, वो किंग ऑफ इसराइल वाले प्रेसिडेंट ट्रंप को इसने कायल कर दिया था कि आप ही वो किंग हैं इसराइल का। एक ज़माने में प्रेसिडेंट ट्रंप कायल हो गए थे 2019 में कि मैं वाकई किंग ऑफ इसराइल तो नहीं हूँ। उस ज़माने की अगर कोई हमारे पास क्लिप्स हैं उन दिनों की, मैं गुजारिश करूँगा, कल हमने उसका जिक्र करना था। वो किंग ऑफ इसराइल के इन्होंने कायल कर दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप को। कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, ये देखें, इजरायली सेटलमेंट्स, डोनाल्ड ट्रंप प्रूव्स हिज किंग ऑफ इसराइल यूएसए टुडे। ये मैं आपको 2019 का बता रहा हूं। ये जो वो कायल कर दिया, तो आप ही हैं जो, आप आएंगे तो फिर उधर से जो असल किंग है वो बाद में आएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप उसके बाद कायल हो गए थे कि अच्छा मैं ये वो जमाने के अखबार देखे आप जरा, दो ने किंग ऑफ इसराइल। अच्छा, क्या आदमी आप जरा देखें, इसने कायल वायल करके उधर उधर कहानी वानी डाल के पूरी। और भी हैं जहाँ पे किंग ऑफ इसराइल और वो सारा उस ज़माने की काफ़ी जो है ना, 2019 में आप देखें तो किंग ऑफ इसराइल बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रंप को कायल कर दी। ये देखें। अच्छा, ये ट्वीट भी है उस ज़माने का, ये देखें आप। फर्स्ट ट्रंप थैंक कंजर्वेटिव्स होस्ट, ये देखें आप ज़रा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर क्या 2019 का, उन्होंने कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट को शुक्रिया अदा किया उसका, और उसके बाद उन्होंने कोट किया रूट को कॉलिंग द अच्छा बेस्ट प्रेसिडेंट फॉर इसराइल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड क्लेमिंग Jewish people in Israel love Trump like he is king of Israel. They love him like he is a second coming of God. ये 2019 में ये सूरत हाल थी जी। अब जनाब थ्रो अंडर द बस, और जो मैं ना ये ग्रेटर इसराइल, ये अच्छा ट्रंप के आने से पहले वहाँ हो रहा था, तो ट्रंप आ गया बिल्कुल। मैं देखें, फिर मैं वही उसी बात पे जाऊँगा। दो लोग मजहबी बुनियाद, दो जगहों पे मजहबी बुनियादों पे, दो मुल्कों के सरबराह ने मजहबी बुनियादों पे दुआएं शुरू हो गई थी। बैठे हुए हैं जनाब मजहबी पेशवा और दुआएं कर रहे हैं कि ट्रंप आएगा। ये एक हो रहा था मोदी जी के यहाँ,
फिर मैं ये, चूँकि ये वाक़यात है ना, इसी मैं कोई ये हवा में बात नहीं कर रहा कि ट्रंप आएगा और उसके बाद अखंड भारत बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, और उधर से वो ग्रेट इसराइल बनेगा। क्योंकि अब अगर ग्रेट इसराइल नहीं बना इस वक्त, तो फिर वो पता नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे। अब जनाब आ गए, ये मैसेज चला गया यूएई के थ्रू कि आप शट अप, देखिए ना, अब मजीद जस्ट इनफ इज इनफ, शट अप कॉल। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आगे बस दैट्स इट। अच्छा, ये न्यूयॉर्क में हो रहा है सारा। उसके बाद जनाब आ जाए 21 नुकात पे। 21 नुकात जो है वो फाइनल हो गए। अब 21 नुकात में क्या है, ठीक है। पहली बात, गजा एक इंतहा पसंदी से पाक और दहशत गर्दी से आज़ाद इलाका होगा, बिल्कुल होना चाहिए, लाजमी। पड़ोसियों के लिए कोई ख़तरा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। वो तो आगे पड़ोसी वो इसको भी देखते हैं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। गजा को उसके अवाम से फ़ायदे के लिए दोबारा तरक्की दी जाएगी, दूसरा पॉइंट। क्या बात है, वाह, इंशाअल्लाह। अगर दोनों फरीक तजवीज़ मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी, और उसके साथ ही इसराइली फ़ौज तमाम तर कार्रवाइयाँ बंद कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, तेज़ी से निकलेगी, वो निकलेगी बस बाहर फ़ौरन। 48 आवर्स के अंदर जो है वो 48 घंटों के अंदर 48 लोग रिहा हो जाएंगे। यानी 48 के बदले 48, ये जो फोर्थ है ना, इसमें इस तरह से नहीं है, लेकिन ऐसे कि 48 घंटों के अंदर 48 यरगमाली और जो लोग हैं वहाँ पे जो बाकियात हैं, अब ये यानी जितने ज़िंदा हैं, जितने गज़ा में जो हमास के पास हैं, वो 48 घंटों के अंदर अंदर वो सारे के सारे रिहा हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो जैसे ही जो है वो ये होगा तो उसके फ़ौरन बाद उधर से सारे लोग रिहा हो जाएंगे, और इधर साथ ही हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे, जिसमें मरवान बरगोती का नाम भी है, ठीक है। 200 से 250 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा सज़ाएँ, और जिनको क्योंकि ये बात बिल्कुल एक ऐसी थी जो जिस पे वो याहिया सिनवार और सारे लोग के, मरवान बरगूती और फ़तह, और ये जो, क्योंकि वो फ़तह वो उनका ताल्लुक तंजीम से था, तंजीम जो फ़तह का अस्करी विंग है, वो हमास में नहीं थे, ये ज़हन में रखें। यानी तो उनकी भी रिहाई। अच्छा, उसके बाद ये है कि यरगमालियों की वापसी के बाद हमास के वो लोग जो पुरअमन रहने का ऐलान कर देंगे, उन्हें आम माफ़ी दे दी जाएगी, और आम माफ़ी दे दी जाएगी। और अगर वो गज़ा में रहना चाहेंगे तो गज़ा में रहेंगे, और अगर गज़ा से जाना चाहेंगे तो कुछ मुल्क उनको सेफ पैसेज देने को परमानेंटली तैयार हैं, और वो जाके वहाँ पे फिर, जैसे हमें नहीं पता बशारुल असद कहाँ है, किसी को पता है? बता दें हमें। के बाद अशरफ गनी कहाँ है? अब तो हसीना वाजिद का भी नहीं पता चल रहा किधर है भाई। तो कुछ लोग बस तहलील हो जाते हैं ना, तो वो बस जो जाना चाहेंगे वो खामोशी से लोग निकल के चले जाएंगे, जो भी थे अंदर, जिनके जो भी मौजूद हैं, वो उनकी शनाख्त वगैरह, उनका नाम, वो कहीं चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये 7वां नुक्ता क्या है कि ये मुआहदा तय पाने के बाद गज़ा में बड़े पैमाने पे इमदाद भेजी जाएगी, और वो 600 ट्रक अ डे से कम नहीं होगी किसी सूरत। साथ ही उसमें जो है वो असर नौ उसकी तामीर वगैरह, ये है 7वां पॉइंट, जो ट्रक वगैरह मलबा उठाने के लिए और ये सारे। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि इमदादी काम की तकसीम जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा, हिलाल अहमर और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों के ज़रिए की जाएगी, जिनका ताल्लुक इसराइल या हमास से नहीं होगा। अब गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बारे में तो हर एक को पता है, तो अमेरिका में रजिस्टर्ड, लेकिन ये कि वो उसके ताल्लुक तो डंडे तो इसराइल ने बनाए थे, तो वो भी फारिग। अच्छा, उसके बाद जो है वो गज़ा पे टेक्नोक्रेट्स की एक वही जो हम इसको बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन मैं देखूँ इसमें कौन सी चीज़ अब आखिरी ड्राफ्ट में ख़त्म हो गई, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है उसकी।
टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी वहाँ पे, और एक नई बैनुल अक़वामी बॉडी होगी, और उसमें ये है कि जब तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपना एक नई शक्ल में फ़लस्तीनी अथॉरिटी आ जाएगी, और फिर वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप का एक इशू ये बन गया कि वो फ़लस्तीनी रियासत के ऐलान के ऊपर जो है वो उन्होंने एक स्टैंड ले लिया हुआ था कि ये फ़लस्तीनी रियासत पे आप ना करें, ये जो ये है फ्रांस और ये जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में कि आप जो हैं वो फ़लस्तीनी रियासत का ना करें। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, ये तो मैंने कहा था कि मैं करूंगा ऐलान फ़लस्तीनी रियासत का, तो ये आप कैसे तुम लोगों ने कर दिया? तो उन्होंने पहले कर दिया, यहाँ पे मामला फंस गया आगे। तो आखिर में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसमें बात डाली है कि उसके बाद ये होगा कि ये कुछ अरसे में जो फ़लस्तीनी हैं उनकी राय का एहतराम करते हुए फिर वो वहाँ पे एक सेटअप वजूद में आएगा। अब उनकी राय का एहतराम करते हुए ज़ाहिर वोटिंग होगी ना, सही, वोटिंग होगी और ज़ाहिर है कि 2 स्टेट की तरफ चला गया मामला। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि ये जो है ये 13वां पॉइंट ये है कि ये इसमें एक फाइनेंशियल सारे मुल्क उसमें डालेंगे अपना अपना हिस्सा। 14th ये है कि एक इक्तिसादी जोन होगा, सारे मुल्क उसमें होंगे। 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी को गजा छोड़ने में मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि अच्छा, और जो लोग जाना चाहेंगे वापस आ सकेंगे किसी, बल्कि तमाम कोशिश ये होगी कि गजा में घर, गजा में जॉब्स, गजा के अंदर टेक्नोलॉजी, गजा में हॉल, इतना कुछ गजा में सारी दुनिया की तरफ से आ जाए कि उनको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, सही, ठीक है, और जाके वापस आ सकते हैं। अच्छा, ये कि हमास का कोई रोल नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है ये। और उसके बाद ये है कि फिर अरब ममालिक और यूरोप के ममालिक और बाकी सारे जो अमन फौज टाइप होते हैं वो आके ट्रेन करेंगे पुलिस को और ये सारा। और इसमें जो है वो 17वां पॉइंट ये है कि एक सिक्योरिटी गारंटी होगी, इलाकाई जो रीजनल सारे प्लेयर्स हैं सारे। और उसमें 18वां ये है कि मतलब एक अरब ममालिक और बाकी इस्लामी ममालिक और यूरोप के लोग जो हैं वो आके और वहाँ पे सिक्योरिटी देखेंगे, और जाहिर है कि वो सिक्योरिटी को देखें कि केओस ना हो, उसमें कत्ल गारत और ऐसा कोई जैसे अमन फौज टाइप चीज़ होती है। अच्छा, और इसमें जो है वो इसराइल गज़ा पे कब्ज़े या इलाक़ की दोबारा, गज़ा या मगरबी किनारे पे दोबारा कभी बात नहीं करेगा। सही, 19 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसराइल कभी भी गज़ा और मगरबी किनारे के बारे में बात नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद जो है हमास अगर इस तजवीज़ को देर से कबूल करती है या नहीं मानती, तो भी जिन इलाकों में मतलब इसका एक पार्शल, ये फिर भी हमास ने में से मान लिए, हमास की तरफ से भी आगे मान रहे हैं इसको, वो ऐसे ही होता है कि दिखाने के लिए हमास नहीं भी मानेगी तो भी ये पीसफुल एग्रीमेंट आगे चलेगा। यानी उसमें ये भी कंडीशन रखी हुई थी कि हमास अगर ना कहती है तो ये मैसेज नेतन्याहू हो गया कि तुम ना भी कहते हो तो फिर भी हो गया है। सही, हमास को भी हमने कह दिया है कि भाई तुम ना भी मानो तो ये ऐसे अमन फौजें और सारा एड वगैरह सारी अंदर दाखिल हो रही है, तो तुम नेतन्याहू तुम ना भी मानो ये होने जा रहा है, तो तुमने अंगूठा लगाना है बस आके, ठीक है। और ये जो है ये कतर पे जो है वो हमला ना करने में मुत्तफिक है। पहले कतर की तरफ से ये था कि माजरत करने, लेकिन फिर कतर इसको जल्दी करने के लिए ऑल हेड्स ऑफ टू कतर, उनकी जो क़यादत है, और उन्होंने उस पर कहा कि नहीं माजरत नहीं, वो बस ये इसराइल की तरफ से कहा जाएगा कि उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। और ये अब ये नेतन्याहू वो आदमी है जो कि थोड़े दिन पहले तक, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ज़ख्मों पे नमक मैंने क्या बात की, मैं अभी इसको ज़रा 2-3 मिनट अगर ब्रेक में जाने से पहले ले लूँ। फिर उसी के बाद इंतहा पसंदी नहीं होगी, फिर उसके बाद ये है कि इसमें अच्छा वो निकल गया, टोनी ब्लेयर निकल गया, टोनी ब्लेयर इज़ आउट, फ़लस्तीनी होंगे। अच्छा, लेकिन इसमें ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की क्या ज़रूरत थी? आज के दिन ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की ज़रूरत ये हो गई कि जनाब इसमें एक नौजवान है एलेक्स वित्कॉफ, वक्फे पे जाने से पहले इस जुमले को मैं कंप्लीट करूंगा। एलेक्स वित्कॉफ, न्यूयॉर्क टाइम्स एक स्टोरी छाप रहा है जनाब कि एलेक्स वित्कॉफ जो हैं, जो कि स्टीव वित्कॉफ के साहबजादे हैं, उन्होंने कतर के साथ और अरब ममालिक में उनकी बड़ी
कारोबारी डील्स इस दौरान तय हो गई हैं और ये नेतन्याहू को पता नहीं चला। यानी उन्होंने कई शराइत अरब ममालिक ने, इस्लामी ममालिक ने ऐसे मनवा ली हैं कि वो डील्स इधर उधर कर करा के, और नेतन्याहू को पता ही नहीं चला। बिल्कुल ही वैसे हुआ है जो कि मोदी जी के साथ हुआ है। पाकिस्तान कैसे पहुंचा और कैसे इस वक्त सारी की सारी पावर्स के साथ इक्वली बैठे हैं ना पाकिस्तान। जी बिल्कुल। वैसे तो अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है। ये खबर देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिल्कुल नमक नहीं छिड़कते। स्टीव विटकोफ्सन रिसेंटली सॉट मनी फ्रॉम, ये वो बिजनेस कर रहा है, सॉट मनी। ये तो अब एक दुनिया हिली हुई है ना सारी, तो सॉट मनी नहीं, ये बिजनेस, ठीक है ना। और ये जो है कतर में बिजनेस उनकी, ठीक है ना, बिजनेस के साथ। अब यहां ये बैठ के गालियां दे रहा था, इसने कतर पे अटैक कर दिया। इसको ये नहीं पता कि कतर और स्टीव विटकोफ जो हैं वो तो डील हो रही है, उनकी तो बिजनेस डील चल रही है बड़े दिनों से। जी, ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कतर को ब्रेक के बाद डिस्कस कर। किसने खबर दी थी कि वहां से हमास के लोग उठ के चले गए थे? जी। किसने टिप दी थी कि हमास के लोग वहां से, क्या यकीन है इस बात का कि वो तुर्की था?